गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और हाजीपुर की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र में हथसारगंज में ई रिक्शा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की जमकर लोगों ने धुनाई कर दी और बिजली के खंभे से बांधकर आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि आरोपी ई रिक्शा में चुपके से बैठकर आरोपी उसे चोरी करने वाला था, तभी किसी ने देख लिया और शोर शराबे के बीच आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी युवक की पहचान आमोद कुमार के रूप में की गई है, जो बिदुपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और पहले भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। उधर आरजेडी विधायक तेज प्रताप के आवास पर मारपीट की खबर सामने। तेज प्रताप के आवास में घुसने की कोशिश की गई और तेज प्रताप के आवास पर पत्थरबाजी भी हुई है। युवा आरजेडी के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज से मारपीट की खबर है और गौरव यादव नामक युवक पर यह पूरे मामले का आरोप लगा है और इसे लेकर पटना के सचिवालय थाने में केस दर्ज किया गया है। तो पटना से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर मारपीट और तेज प्रताप के आवास में घुसने की कोशिश की गई। आपको बताते चले कि पत्थरबाजी भी हुई है तेज प्रताप के आवास पर और युवा आरजेडी के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज से मारपीट हुई है। गौरव यादव नामक युवक है जिस पर इस पूरे मामले का आरोप लगा है और इसे लेकर पटना के सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया गया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद बिहार तक आ पहुंचा है। मधेपुरा में सैकड़ों महिलाओं और छात्राओं ने प्रदर्शन किया और हिजाब को अपना अधिकार बताया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन्हें भड़का कौन रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हिजाब की लड़ाई शुरू हुई कर्नाटक से और आप पहुंची है लगभग 2000 किलोमीटर दूर बिहार तक। पहले किशनगंज और अब मधेपुरा में प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में मधेपुरा में छात्राओं और महिलाओं ने जुलूस निकाली। विरोध हिजाब पर लगे बैन को लेकर है। विवाद अदालत में है, लेकिन कुछ संगठन इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। पहले सुनिए प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और छात्राओं का क्या कहना है। ये प्रोटेस्ट हम लोग अभी हाल में ये जो कांड हुआ है मुस्कान खान कर्नाटका की एक स्टूडेंट के साथ, उसके सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट हम लोग निकाले। रह गई बात हिजाब, वहाँ की गवर्नमेंट हिजाब पे रोक लगा रही है, जिस चीज को हम लोग नहीं मान सकते, इसलिए ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोगों को चाहते हैं कि हिजाब हम लोग का इज्जत है। हम लोग मतलब कि शुरू से ही क्या हमारे पूर्वजों से ही हम लोग का हिजाब चलाया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कभी हिजाब हटे ही नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी हिजाब है, हमारी इज्जत है। प्रदर्शन जिला मुख्यालय के मस्जिद चौक के पास किया गया। सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों ने हिजाब पहनकर मानव श्रृंखला बनाई और हिजाब के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं हिजाब को अपनी पहचान बताने से भी पीछे नहीं रही। मुझे लगता है हिजाब एक पर्दा, जैसे एक फोन है, फोन के जैसे ये फोन का कवर होता है, उस तरह हम लड़कियों के लिए हिजाब एक कवर है। हमें सेफ्टी है, हमें डस्टबिन से बचाता है। अदरवाइज हमारा ये पहचान है हिजाब, और हमें हिजाब पहनना अच्छा लगता है। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जो पाबंदी लगा रखी है, उसका विरोध कर्नाटक से ज्यादा दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। विरोध की आज बिहार पहुंची। पहले किशनगंज और फिर मधेपुरा में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। इसे सियासी रंग भी दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने इसे सिविल वॉर तक कह दिया था। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए। देश सिविल वॉर, मोदी जी की सरकार में सिविल वॉर, और सिविल वॉर होगा तो इसकी जिम्मेवारी होगी।
अब सवाल यह है कि हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेज की बच्चियों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि जब नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, जब नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं, तो फिर हिजाब पर इतनी बहस क्यों? समझना मुश्किल नहीं कि क्यों हिजाब के मुद्दे को हवा दी जा रही है। इसके पीछे कौन है, क्यों है, यह भी समझना मुश्किल नहीं, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि भारत के नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों पर नियम क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आर्टिकल 19(2) अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगाने की छूट सरकार को देता है। संप्रभुता, अखंडता के हितों के खिलाफ वर्ग विशेष को भड़काना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो ऐसे में धर्म की आड़ में शिक्षा को लेकर किसी भी सरकारी फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर जाना, विरोध प्रदर्शन करना और बेवजह उन महिलाओं और छात्रों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाना कहां तक उचित है? न्यूज 18 के लिए किशनगंज से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ मद्य निषेध विभाग का अभियान लगातार जारी है। ड्रोन शराब माफियाओं के लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 22 दिनों में सिर्फ पटना जिले में करीब 1,58,000 किलो से अधिक जावा महुआ नष्ट किया गया है। अवैध शराब कारोबार पर ड्रोन स्ट्राइक। शराब माफिया में हड़कंप। आसमानी आग से बचना मुश्किल। नदी का किनारा, दियारा का इलाका और हर तरफ रेत ही रेत। इस रेत के बीच छुपाकर बनाई गई इन शराब भट्टियों को देखिए। इस इलाके में शराब की भट्टियों का पता लगाना रेत के बीच से सुई खोजने जैसा है, लेकिन ड्रोन ने पुलिस के काम को आसान कर दिया है। तस्वीरें समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर इलाके की हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 1 दर्जन से अधिक शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और करीब 1500 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त की गईं। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद किया गया, साथ ही जावा महुआ को नष्ट किया गया। मुंगेर में भी ड्रोन की मदद से शराब के अवैध धंधे पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी रही। धरहरा के बरमन्नी गांव में पहाड़ के किनारे 15 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 27 क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। भागलपुर के नौगछिया में तो ड्रोन और घुड़सवार दल की मदद से दियारा इलाके में शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान गोपालपुर के 3 टंगा दियारा से 1800 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब बरामद की गई। ड्रोन की मदद से शहर शहर गांव गांव शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक कितना कारगर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 22 दिनों में सिर्फ पटना जिले में करीब 1,58,000 किलो से अधिक जावा महुआ को नष्ट किया गया है, जबकि 100 से अधिक शराब भट्टियों को नष्ट करने में जिला पुलिस और उत्पाद विभाग को सफलता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर मुंगेर पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही है। ताजा मामला बरियापुर थाना क्षेत्र के अमझाड़ पहाड़ी इलाके का है, जहां ड्रोन की मदद से पुलिस ने अवैध शराब भट्टी का पता लगाकर कई भट्टियों को ध्वस्त किया। तस्वीरें आपके सामने, साथ ही 1200 केजी फूला हुआ महुआ भी और नष्ट किया गया है। पहाड़ी और बिशन सिंह ही पहाड़ी बरियारपुर थाना अंतर्गत
छापामारी किया गया, जिसमें कुल 1200 केजी जावा महुआ विनष्ट किया गया, 20 केजी चुलाई शराब बरामद किया गया। आगे लगातार ड्रोन की मदद से पूरे जिला में छापामारी जारी रहेगी। और मुंगेर पुलिस की ओर से हथियार तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार अपराधी का नाम मोहम्मद छोटू है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से 4 पिस्टल और 4 मैगजीन भी बरामद किया है। आरोपी मिर्जापुर वर्धा का निवासी बताया जा रहा है और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ करने में फिलहाल जुटी हुई है। और अगली खबर नवादा से है, जहां पटना रांची NH 31 पर रजौली थाना क्षेत्र के लालू मोड़ के पास बाइक और कार की भिड़ंत हो गई और 3 बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी फिलहाल जो भी हुए उनका इलाज जारी है और जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। तीनों बाइक सवार उर्स मेला देखने के लिए रजौली आ रहे थे और उसी दौरान लालू मोड़ के पास ये घटना हुई है। सभी घायल अकबरपुर थाना क्षेत्र के रजहत गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर दरभंगा में IMA ने DMCH बचाओ एम्स बनाओ कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि DMCH के पुराने इतिहास के कारण ही दरभंगा को एम्स मिला है और जल्दी 150 एकड़ जमीन पर एम्स का निर्माण होगा। उन्होंने 77 एकड़ जमीन पर DMCH के विस्तार की भी बात कही है। दरभंगा में बने, ये सबकी चाहत है, पूरा मिथिला के लोगों की, और हम सब लोग लगे थे कि एम्स दरभंगा में बने। ये खुशी की बात है, एम्स दरभंगा में बन रहा है, लेकिन साथ साथ DMCH का भी अस्तित्व बचा रहे। ये भी वो भी बिहार सरकार का ही इंस्टीट्यूशन है और एम्स तो बिहार ही सरकार चाहती है कि दरभंगा में बने, इसलिए दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना चाहिए। एम्स भी बने और दरभंगा वहाँ पटना में एम्स है तो PMCH नहीं है क्या? दिल्ली में एम्स है तो सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है क्या? कि 2 हॉस्पिटल का सुविधा लोगों को यहीं के लोगों को रहेगा ना, तो ये है मेन उद्देश्य। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने गोपालगंज में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लगातार वारदातों को अंजाम देकर अपराधी चुनौती दे रहे हैं, वहीं प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। मंत्री CSP संचालक रामनारायण सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जिनके अपराधियों ने 11 फरवरी को हत्या कर दी थी और 5.25 लाख रुपए भी लूट लिए थे। मनोबल को तोड़ने के लिए प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कहीं न कहीं प्रशासन का रवैया जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होनी चाहिए, कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। जिस तरह से चौक चौराहे पर आए दिन आम लोगों को घटना का अंजाम अपराधियों ने दे रहा है, कहीं न कहीं ये सरकार के जनप्रतिनिधियों को चुनौती। और IPL में बिहार के एक और खिलाड़ी शामिल हैं। IPL में खेलेंगे बिहार के अनुनय नारायण सिंह और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे अनुनय सिंह। अनुनय को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख की बिगेस्ट प्राइस पर खरीदा और IPL में सेलेक्ट होने वाले बिहार क्रिकेट टीम के पहले खिलाड़ी बने हैं अनुनय और ऑल राउंडर अनुनय को बढ़ाया है बिहार का मान। और वहीं समस्तीपुर के अनुकूल ड्राई को IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है और इससे पहले अनुकूल ड्राई मुंबई इंडियंस पवेलियन के सदस्य थे। अनुकूल झारखंड से क्रिकेट खेलते हैं और अंडर-19 एशिया कप, अंडर-19 वर्ल्ड कप सहित कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। अनुकूल ड्राई ने समस्तीपुर के पटेल मैदान में ब्रजेश झा से क्रिकेट की कोचिंग ली और लगातार आगे बढ़ते गए। ऑक्शन के दौरान आज समस्तीपुर के लाल अनुकूल का भी चयन नई टीम में किया गया है। 20 लाख में उन्हें खरीदा गया और ये समस्तीपुर के खिलाड़ी हैं और हमारे साथ अनुकूल राय के शुरुआती कोच
ब्रजेश भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आज जो ऑक्शन हुआ है क्या कहेंगे उस पर, कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी का दिन है कि नई टीम KKR उसको बेस्ट प्राइस पे खरीदा है। सबसे बड़ा बात है कि इस क्लब से हम लोग को जो होप है कि उसको खेलने का मौका मिलेगा और खेलने का मौका मिलेगा तो अपना जौहर दिखाने का भी उसको मौका मिलेगा। वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है और अच्छा प्लेयर है, बस उसको अभी तक IPL के प्लेटफॉर्म पे अपना चमक बिखेरने का मौका नहीं मिला था। हम लोग आशा करते हैं कि KKR के लिए बहुत ही उपयोगी प्लेयर साबित होगा इस साल। बहुत अच्छा लग रहा है, अनुकूल भी इस टाइप से खेल रहे हैं और इस बार उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए और बहुत अच्छा हम लोग की होप है जो वो खेले, अच्छा स्कोर करे और इसी पटेल मैदान से आगे बढ़े और अंडर 19 के वो स्टार रहे और जिसके बाद लगातार मुंबई इंडियंस टीम से जुड़े रहे और इस बार नए टीम में उनका चयन हुआ है, उन्हें बेस्ट प्राइस पर खरीदा गया है। तो निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करे ये सबकी उम्मीद है और हम भी शुभकामना देते हैं कि KKR के साथ वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इधर मुजफ्फरपुर के 5 श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर पाकिस्तान के कटास राज्य मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक कर सकेंगे। इनका चयन 1972 के शिमला समझौते के तहत हुआ है। केंद्र सरकार हर साल 200 लोगों को कटास राज्य मंदिर में दर्शन के लिए अपने खर्च पर भेजती है। माना जाता है कि सतीदाह के बाद भगवान शिव की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे थे और एक से रुद्राक्ष और दूसरे से कटास राज्य स्थित सरोवर का निर्माण हुआ था। इस सरोवर की मान्यता मानसरोवर के बराबर है। ये सभी 27 फरवरी को बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाएंगे और 5 मार्च को उनकी वापसी होगी। कटास राज्य के लिए जाएंगे जो कटास शहर में पाकिस्तान स्थित है। वहां पे मान्यता ये है कि शिव जी जब सती हुई थी तो शिव जी ने उनके याद में रोया था, तो उनके आंख से 2 आंसू की बूंद गिरे थी। पहला आंसू से रुद्राक्ष मतलब रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब उनका आंसू, रुद्राक्ष का पेड़ जन्मा और दूसरा जो आंसू गिरा था उससे वो सरोवर बना था। दूसरी मान्यता यहाँ की ये है कि जिस समय महाभारत काल में यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ था उसे सरोवर के तट पे हुआ था। बहुत सारी कथाएं और मान्यताएं वहां से जुड़ी हुई हैं। और 13 फरवरी को पूरी दुनिया में रेडियो दिवस मनाया गया। रेडियो की शौकीन लोगों के लिए ये बड़ा दिन होता है जब रेडियो के इतिहास से लोग रूबरू होते हैं और बदलते समय के साथ रेडियो को भी बदलते स्वरूप के साथ महसूस करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप 10 से प्रादेशिक समाचार सुनिए। किसी जमाने में ये शब्द, ये वाक्य गांव-गांव तक गूंजते थे और पूर्ण टीकाकरण कराएं। लोगों को इंतजार रहता था शाम के 7:30 बजने का, जब रेडियो पर प्रादेशिक समाचार शुरू हों और वो देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो सकें। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। पहले टीवी ने रेडियो को रिप्लेस किया और अब डिजिटल मीडिया ने लोगों के मोबाइल पर सारी जानकारी सुलभ करा दी। लेकिन जिन लोगों ने इस दौर को जिया है वो आज भी रेडियो के महत्व को महसूस करते हैं। हम लोग बचपन में अनंत कुमार जी को समाचार सुनते थे। वो एकदम बिल्कुल लगता था समय ठहर गया है। एक एक आवाज़, एक एक शब्द झंझनाहट पैदा करते थे कान में। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में वही बात थी। तो हम लोग यही पढ़ते थे और आज भी आवाज़ कानों में गूंजती है। ये आकाशवाणी पटना है, अब आप अनंत कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ये जो आवाज़ थी, ये टोन था, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं हमने उसकी नकल की होगी। बिहार में रेडियो सुनने वालों में ऐसा शायद ही कोई हो जिसने बद्री प्रसाद यादव को समाचार पढ़ते या क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए नहीं सुना होगा। 80 साल के बद्री प्रसाद यादव रेडियो के सुनहरे दौर को याद करते हुए बताते हैं कि लोग इंतजार करते थे अपनी अपनी पसंद की खबर सुनने के लिए, लेकिन बदलते समय के साथ साथ रेडियो में भी काफी बदलाव आया है। उस समय और अब का जो प्रसारण होता है, आसमान जमीन का अंतर है। अब इस वजह से कि एक तो नई चीज हो गई रेडियो, टेलीविजन, ये दूरदर्शन
बहुत कम, न के अलावा बड़े बड़े टाउन में हो सकता है दूरदर्शन ना होगा, लेकिन पटना में उस समय बिल्कुल नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखिएगा तो रेडियो की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा थी और लोग उसको ऑथेंटिक मानते भी थे, आज भी। रेडियो उद्घोषक ध्रुव कुमार कहते हैं कि रेडियो की प्रासंगिकता कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। आज भी रेडियो की अपनी अलग पहचान बनी हुई है। हाँ, थोड़ा रंग बदल गया है। लोग अब रेडियो को अपने मोबाइल में रखकर गाने सुनते हैं। तो आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि अब रेडियो का जो रूप है वो मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान है। एफएम मनोरंजन पे है, प्राइवेट सेक्टर में रेडियो गया है। हालांकि कुछ शर्तें, उनको भी समाचार की इजाज़त नहीं मिली है, जैसे न्यूज़ चैनल्स को हैं, टेलीविज़न के रेडियो चैनल्स को नहीं है। हालांकि बहुत दिनों से मांग हो रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इजाज़त मिल जाए और एक बड़ा सेक्टर, न्यूज़ सेक्टर रेडियो में जब होगा तो रोज़गार के अवसर भी बनेंगे। बदलते समय के साथ रेडियो भी बदल रहा है, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है उसके मुकाबले रेडियो की रफ्तार शायद थोड़ी धीमी रह गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।